गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम हिंदी में भारत की खोज नामक पुस्तक का पाठ 3 जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये पाठ बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम कुछ खंडों में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पहला भाग है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आर्यों का आना, भारत में आर्यों का आगमन, प्राचीनतम अभिलेख, जो पुराने समय के अभिलेख हैं उनके बारे में, वेद के बारे में, भारतीय संस्कृति की निरंतरता के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियों के बारे में पढ़ेंगे, भौतिकवाद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद महाकाव्य में हम महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। इतना हम आज पढ़ेंगे। इसके लिए आप लोग अपनी किताब में आइए, किताब खोल लीजिए, पाठ 3, ठीक है। अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ब्राइटनेस फुल कर लीजिए। अगर क्वालिटी में डाउन हो रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा के देखिए, ठीक है। और एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिए। और अगर आपको उसके बावजूद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बुक में देखते रहिए साथ में, वॉइस के साथ, ठीक है। आते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। दोनों स्थान पर इस खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया था, ठीक है। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में ही इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोज की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब में अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसीलिए यह केवल सिंधु सभ्यता भर नहीं, उससे भी बहुत अधिक है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि सिंधु की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिलती है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी, मतलब बहुत ही डेवलप्ड थी, ठीक है। उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी वह इस पर हावी नहीं थे, ठीक है। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत के बाद सांस्कृतिक युगों तक अग्रदूत थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फ्रांस, मेसोपोटामिया आदि सभ्यता, मिस्र की सभ्यता आदि के बारे में भी थोड़ा वर्णन किया गया है। आप लाइन टू लाइन पढ़ लीजिएगा इसको, कई बार आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, ये स्नानागार है कब का? मोहनजोदड़ो, ठीक है। देखिए कितनी डेवलप लग रही है। उस समय ईंटों का आविष्कार था, बने हुए थे, कितने पक्के, कितना बढ़िया बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत के द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ी है। यदि प्राचीन समय में
कुछ लोग भारत में आए भी थे, तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय के कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से माना जा सकता है कि अगर वो आए होंगे भारत में तो कब से, मोहनजोदड़ो सभ्यता से भी बहुत हजारों वर्ष पहले आए होंगे। इसलिए हम ये मानते हैं व्यवहारिक रूप से कि वह कहाँ के निवासी माने जाते हैं, भारत के। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींव पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत है कि तह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसम परिवर्तन ने उस इलाके को के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया होगा। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नगर सभ्यता में अपेक्षाकृत छोटे हिस्से पर बड़ा होगा। ठीक है, छोटे हिस्से पर पड़ा होगा। इसी प्रकार से, इसी वजह से उसको माना जाता है कि जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे। ठीक है, समय के साथ खंड खंड हो गए, मतलब समाप्त हो गए। इस प्रकार से यहाँ पर सिंधु सभ्यता के बारे में और भी जानकारी दी गई है, जिसको आप देखिए। आगे हम देखते हैं प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। ठीक है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा। ठीक है, यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इस आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्रचलित उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा अवेस्ता से अधिक निकट है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं वेद के बारे में। बहुत से हिंदू वेदों के प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात से उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों का आरंभ अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उसमें न मूर्ति पूजा है, न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है।
ठीक है, माना जाता है कि मानव जाति द्वारा लिखा गया पहली पुस्तक कौन सी है? ऋग्वेद है। ठीक है, जिसमें आरंभिक जीवन का उद्गार, काव्य प्रवाह, सौंदर्य, ये सारी चीज़ों का उसमें समन्वय है। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार से गुलाम देश में कैसे लागू हुआ, क्रांति के बारे में, इस सब चीज़ों के बारे में है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आते हैं हम भारतीय संस्कृति की निरंतरता पर। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ी है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इस मूल आदर्श का आकार संग्रह करने लगते हैं और साहित्य, दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि से अनुकूल चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय संस्कृति की निरंतरता क्या थी, जैसे देखते हैं आगे और स्पष्ट होगा। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। यह प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई, जिसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। किंतु बाद में यही क्या हुआ? समाज व्यवस्था में मानव मन के लिए कारागृह बन गई। ठीक है, जिसके कारण आज भी देखते हैं आप कि विवाद होता रहता है। उपनिषद देखते हैं। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। ठीक है, वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन के एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे हैं उन्हें किस तरह कम किया जाए। यह समंजन का रास्ता है। जादू टोना में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। ये उपनिषद के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें मशहूर प्रार्थना, प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है। ठीक है, अस्तोमा सद्गमय है। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर लेकर चल। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोज के लिए क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है और उसका उत्तर पाने में लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार व्यक्तिवादी दर्शन और उसके लाभ और हानि। उपनिषद के बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। ठीक है, ज्ञानार्जन और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न, आत्मत्याग जरूरी है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उसके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही, उसका सही समझ के लिए विचार को समझना जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप पढ़िए। फिर देखते हैं थोड़ा कि भौतिकवाद क्या है। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व की प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया। यह शायद इसलिए हुआ कि इस ग्रंथों के आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा के अनुवाद में मिल गए। जो पुस्तकें खो गई हैं, मतलब कि जो हमने मूल रूप से हमारे यहाँ लिखी गई थी, ठीक है, और उनका प्रमाण क्या जो भी था उनका, वो सब क्या हो गया? नष्ट हो गया। और चीन और तिब्बत जैसे जो हैं वहाँ के, उन्होंने हमारी भाषा से उसको ट्रांसलेट किया, तो हमको वहाँ मिलता है, अनुवाद मिल जाता है, लेकिन जो मूल पुस्तक है वो हमको मिली नहीं, मतलब कि वो नष्ट हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। जो पुस्तकें खो गई उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है।
जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। फिर भी इस बात से कोई संदेह नहीं कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका बहुत ही गहरा प्रभाव रहा। राजनीति हो या आर्थिक संगठन, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें पुरोहित धर्म के पुराणपंथी स्वरूप, ठीक है, धर्म और ब्रह्म ज्ञान, विज्ञान, स्वार्थ को प्रेरित आदि विचारों का विरोध किया गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसको आप देख लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। ठीक है, प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़ते जाते रहे। इस ग्रंथों के भारतीय आर्यों के आरंभ में समय का वृत्तांत है, उनकी विजयों और उस समय की गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय पुरा कथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, उनका इतिहास वैदिक काल तक है। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पर वर्णित है, देख लीजिए। अगला देखते हैं महाभारत। ठीक है, महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व के श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिया है, लेकिन यह कार्य अभी क्या है, अधूरा है। ठीक है, जैसे कि इसकी कहानी आपको सब मालूम है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि आपने 7th में इसको पढ़ा हुआ है। महाभारत में कृष्ण के संबद्ध आख्यान भी हैं और प्रसिद्ध काव्य भागवत गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एका रह सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्मानुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। ठीक है, यहाँ पर महाकाव्य में एक विराट युद्ध के बारे में है जिसमें बताया गया है, आप जानते ही हैं कि वही महाभारत का युद्ध। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीजें ढूंढी जा सकती हैं। यह विविधता पूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिंदगी से सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत में मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस प्रकार रूप से सूत्रबद्ध किया जा सकता है कि दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद के लिए स्वीकार्य न हो। फिर से सुनिए इस लाइन को, दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है, जो बात लोक हित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है इसमें कि सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा धर्म की निरंतर पालन सफलता के साधन है। ठीक है, सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा धर्म का निरंतर पालन ये क्या है, सफलता का साधन है, जाति और कुल नहीं।
ठीक है, कोई व्यक्ति जाति से या कुल से नहीं सफल बनता है। ठीक है, धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। ठीक है, दुख भोगने का मतलब कि आपको चाहिए खूब अच्छे मार्क्स लाना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जिस समय लोग इधर उधर आपके भाई बहन ही हों तो वो लोग क्या है, सुख के साथ रह रहे हैं, आराम से देर तक सो के उठ रहे हैं। लेकिन आपको अगर लेना है इसका सुख, सफलता का, तो आपको समय से उठना पड़ेगा। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग किया गया है कि रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। ठीक है, कहने का अर्थ कि रेशम के कीड़े के पास ही रेशम होता है, जिसके कारण उसको मरना पड़ता है, और जब रेशम का कीड़ा मरता है तब रेशम प्राप्त होता है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश दिया गया है कि असंतोष प्रगति का प्रेरक है। ठीक है, असंतोष प्रगति का प्रेरक है। ठीक है, इस प्रकार से अगली कक्षा में हम भागवत गीता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से वीडियो को देखिए 2 बार 4 बार, और लाइन टू लाइन बुक से पढ़िए। जो समझ में आए, लगे कि इम्पोर्टेंट है, उसको पेंसिल से अंडरलाइन करिए। ठीक है, कई बार पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।